हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 9 का चैप्टर 5 हिस्ट्री का आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसमें हम चरवाहों के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर जो है कि सपोर्ट मटेरियल से पढ़ाया जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ अपडेट अगर तुम्हारा नया सपोर्ट मटेरियल हो तो कर लेना, बाकी सब तो सेम ही होता है। ठीक है, सो लेट्स द स्टार्ट चैप्टर। कहता वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे घुमंतु कहलाते थे। जैसे कि अब वो अपने एक जगह पे पहले आज यहाँ पे रह रहे हैं, अब यहाँ पे उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो वो वहाँ से चल के दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे, घूमते रहते थे पूरी लाइफ। मतलब वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते थे और फिर जब वो वहाँ पे लगता था कि इस सीजन में, तो वहाँ से वो वापस भी आ सकते थे और ऐसे ही घूमा करते थे पूरी लाइफ। वो घूम घूम के अपना जीवन बिताया करते, तो ऐसे लोगों को घुमंतु प्रजाति कहा जाता था। वैसे लोग जो मवेशियों मतलब पशु जो उनके होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनको मवेशी कहा जाता है, को पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। वे लोग जो मतलब गाय भैंस पाल के उनके सारे अपना जीवन यापन करते हैं, दूध दही ये सब बेच के और खा के रहते हैं, उनको हम चरवाहे कहते हैं। वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, उन्हें हम घुमंतु चरवाहा कहते हैं। अब ये जो अपने जानवरों के लिए, जो अपने मवेशियों के लिए एक स्थान पे, जैसे आज उन्होंने यहाँ कुछ दिन रुक लिया तो वहाँ पे चारा ख़त्म हो गया, तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे फिर लेके पहुँच जाते थे, फिर तीसरी जगह। तो वो भी मतलब जैसे भोजन के अपने तलाश में जाते थे, वैसे उनके पशुओं के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? घुमंतु चरवाहे। ऐसे लोगों को हम घुमंतु चरवाहे कहते हैं। गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला सूखे जंगल के इलाके को भांबर कहा जाता है। जैसे जो ये गढ़वाल है हिमाचल प्रदेश के आसपास, ठीक, तो इसके जो निचला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र के निचले एरिया में जो सूखे जंगल पाए जाते हैं, उनको ये क्या कहते हैं? भांबर कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अब यहाँ बात होती है, जैसे कि अगर देखो तो अब ये पहाड़ हो गया, ठीक है ना, पहाड़ है जो ऊपर है, इस ऊपर वाले हिस्से में है और जो नीचे वाले हिस्से में सूखे जंगल। अब यहाँ ऊपरी हिस्से को बुग्याल कहा गया और नीचे वाले जो हिस्से थे इनको भांबर। ठीक, तो याद रहेगा ना, यहाँ बुग्याल और यहाँ भांबर। वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। जैसे जुलाई से लगभग अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक, नवंबर के स्टार्टिंग में और अक्टूबर लास्ट, अगर इसे देखें तो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर तक ये काट ली जाती है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी चावल हो गई, चावल अक्सर ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती इस समय की जाती है। वह फसल जो शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट ली जाती है, रबी फसल कहलाती है। अब ये क्या होती है? नवंबर से दिसंबर तक बुआई होती है इसकी, नवंबर से दिसंबर तक इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, और इसमें गेहूं, दाल, सरसों, चना, मटर, ये सारी चीज़ें इसमें बोई जाती हैं। आलू वगैरह की भी खेती तभी होती है। आगे चलते हैं। अब हेडिंग है भारत तथा विश्व में पाए जाने वाले घुमंतु चरवाहे। अब ये वो उन चरवाहों की प्रजातियों के बारे में बताया जा रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अक्सर एक जगह टिकते नहीं हैं और ये घूमते ही रहते हैं। अक्सर ये प्रजातियां घूमती रहती है। जैसे गुज्जर,
बकरवाल। जम्मू और कश्मीर दोनों में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, भोटिया उत्तराखंड में, राइका राजस्थान, बंजारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मलधारी गुजरात, धंगर महाराष्ट्र, कुसमा कर्नाटका, कुरवा आंध्र प्रदेश, गोला तेलंगाना और मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये टोटल इतनी प्रजातियां हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ये यूपीएससी के लिए भी है। यूपीएससी, पीसीएससी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम हैं उनमें से इनमें से ज़रूर पूछ लिया करता है, तो थोड़ा इसे ध्यान से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे पेज पे। इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, अपने बुक में भी जहां पे भी ये दिया होगा इसको इंपॉर्टेंट करके लर्न जरूर कर लेना। अब तो हमने भारत के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विश्व के चरवाहों के बारे में। विश्व में जो घुमक्कड़ चरवाहे हैं उनके बारे में। मसाई चरवाहे केनिया तंजानिया में पाए जाते हैं। बेदुइस उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बर्बेरस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तुर्काना उगांडा में और बोराना कीनिया में। मोर्स मोरिटानिया में और सोमालिया में। नाम जुलू दक्षिण अफ्रीका में। ये 2 प्रजातियां हैं जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। बेजा जो है मिस्र और सूडान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रजातियां हैं, 9 इधर हो गई और लगभग 9 ऊपर हैं, तो 9 ये दोनों, ये भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे हैं, इनको लर्न जरूर कर लेना। उसके बाद कहता है कि इनकी चरवाहों की जो घुमंतू चरवाहे हैं इनकी उपयोगिता क्या होती है। अब इनके बारे में बता रहा है कि चरवाहों की उपयोगिता क्या है, अलग अलग कॉलम करके समझा रहा है। तो दिया घुमंतू चरवाहों के भ्रमण के कारण ये क्यों घूमते थे, इनकी उपयोगिता क्या है और विनिमय की वस्तुएं इनके पास क्या क्या हुआ करती थी। ये साल भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी, इनके पास मतलब पूरे साल जो खेती की जाए ऐसे क्षेत्र जमीन नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये घूमा करते थे। मवेशियों मतलब जो इनकी गाय भैंसें हुआ करती थी के लिए चारे और पानी की खोज। अब एक जगह चरते चरते तो खेत खाली हो जाता था, अब इंसान तो है नहीं थोड़ा थोड़ा खाएगा, अब ये बड़े पेट वाले जानवर है तो ये ज़्यादा कवर करते थे। तो इनके लिए क्या हो, जब वहाँ पे चारा खत्म हो जाता तो एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र हो जाते थे, शिफ्ट हो लिया करते थे। विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए कह रहा कि विषम अलग अलग बरसात में, ठंड में, गर्मियों में, उसे बचाने के लिए उन्हें अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह ये रहा करते थे। कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी कहाँ, कभी खुले में, ऐसे रहा करते थे। अपने उत्पादों को बचाने के लिए या फिर ये अपने उत्पादों को जैसे जानवरों को और जो उनसे मतलब जो प्राप्त होता है चीज़ें, उन सबको ये बचाने के लिए भी एक जगह नहीं रहते थे, एक से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ करते थे ताकि सुरक्षा अच्छे से हो सके उनकी। अभी इनकी उपयोगिता क्या थी, प्राकृतिक वनस्पतियों के दोबारा पनपने के लिए पर्याप्त समय। अब ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे ना, अब जैसे इस जगह इन्होंने पूरा चरा लिया, ठीक है, अब ये दूसरे जगह चले गए, यहाँ चले गए, तो जब ये यहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ घासें उग चुकी होंगी, यहाँ पे घासें बहुत अच्छी आ चुकी होगी और यहाँ पे जा चुकी होगी। भ्रमण वाले स्थान पर प्राकृतिक खाद की पूर्ति। अब ये जहाँ जाते थे, जहाँ इनके मतलब जानवर बैठा करते थे, उठा करते थे और जहाँ चरा करते थे वहाँ खाद गोबर किया करते थे, तो वो खाद अच्छी बन जाती थी, तो वो उर्वरकता बढ़ा देती है खेतों में। मवेशी और अन्य जानवरों से प्राप्त उत्पादों का आदान प्रदान। अब इनसे जो प्राप्त होता था, जैसे उनसे मांस हो गया, खाल हो गई और चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, ये सारा तो इसको बेचा किया करते थे, आदान प्रदान किया करते थे। 2 विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सौहार्द एवं सह अस्तित्व विकसित होना, उनके साथ सह अस्तित्व विकसित होना। मांस, दूध, ऊन, जानवरों की खालें, अन्य उत्पादन, ये सारे ये बेचा किया करते थे और अपना उपभोग भी किया करते थे। अब मांस बेच देते थे तो मांसाहार के लिए दूध वाले मतलब जो पीते थे, दूध से जो भी प्रोडक्ट होने चाहिए वो
ऊन से कपड़े वपड़े, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, जानवरों की खल, लेदर की चीज़ें बनाने में यूज़ आता है, ज़्यादातर ढोल वगैरह पे चढ़ाने के लिए यूज़ आता है। फिर बाद में उसके और उपयोग बढ़ गए, जूता उता बना के। ठीक है, आगे चलते हम। औपनिवेशिक काल में घुमंतु चरवाहों के जीवन में आए परिवर्तन। औपनिवेशिक काल जब मतलब दूसरे जो ब्रिटिश सरकार आई, उसमें उनके घुमंतु जीवन में क्या परिवर्तन आया। देखो, जब मतलब दूसरों के कब्जा होने लगा, दूसरी देशों का कब्जा होने लगा उन देशों पर जिनमें ये लोग रहते थे, भूमि कर बढ़ाने के लिए चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना। अब उन्हें भाई टैक्स वसूलना था, और टैक्स तब वसूलते ना जब उस पर खेती होती है, उस पर तो घास उगती थी, वो गाय भैंस खाती थी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको तोड़ के खेत बना दिया। चारागाह जो थे उनको तोड़ तोड़ के जुताई करवा के खेत बना दिया। खेत में बोएगा अनाज, अनाज का पैसा देगा, टैक्स मिलेगा। वन कानून के द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया। अब वनों में जो ये लोग घूम के रह लेते थे, तो इन्होंने वन कानून लागू कर दिया। उससे कुछ स्पेशल वन थे उसको रिजर्व कर दिया, और इनके लिए खाली जो जिसमें कोई फायदा नहीं था वो खाली छोड़ दिया। तो ये रिजर्व वाले में परेशान हो गए। 1871 में अपराधी जनजाति नियम लागू किया गया। 1871 में जो कि अगर अपराधी जनजाति नियम लागू कर दिया गया, जैसे आदिवासी वगैरह थे तो उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब भाई तुम्हारे पास 2 गायें हैं ना, 4 हो गई तो उस पर टैक्स दोगे, तो इससे अच्छा तुम 2 पहले ही बेच दोगे। 3 होते ही चौथी नहीं होगी, 2 बेच दोगे, कहोगे 1 है ना, फिर 2 हो जाएगी। तो यही हाल इनके पास बड़ी मात्रा में पहले क्या थे, गाय भैंस थे। अब इन्होंने क्या किया, जब टैक्स लगने लगा तो इन्होंने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। बेच बाच के मर गए, ख़त्म करा दिया, बहुत धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए। अब ये चराने का काम ही कर। अब देख लो प्रभाव। अब देखते हैं, मवेशियों की संख्या कम होती चली गई, बता, जिसके वजह से अब वो उन्होंने जानवर कम पालना शुरू कर दिया क्योंकि टैक्स लगने लगा था उन पे। स्वतंत्र आवाजाही पर रोक और परमिट के बिना आने जाने पर जुर्माना। अब उन्हें खुला आते जाते थे ना, तो जंगलों में भी क्या हुआ, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो आने जाने पे भी उन्हें परमिट चाहिए, कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं और आ रहे हैं। उतने दिन में उन्हें जाना होता था और आना होता था, और उस पर भी जुर्माना लगता था अगर नहीं परमिट ले रखे। उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया तथा एक क्षेत्र विश्व विशेष में ही उन्हें रहने का निर्देश दिया गया। अब उन्हें पूरे जंगलों में जाने से नहीं, कुछ एरिया रिजर्व कर दिया कि यहीं तुम रह सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। स्थानीय पुलिस ने सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर ही किए जा सकते थे। कह रहे कि इनकी जो निगरानी होती थी और ये कहीं आना जाना होता था तो परमिट के आधार पर, जैसे नहीं तुम स्कूलों में जाते हो, आई कार्ड वो बैच बना के रखते, दे दिया जाओ पास, हाँ उसको पास बोलते हैं, ऐसे इन्हें परमिट मिलती थी, तो ये परमिट के बिना नहीं आ जा सकते थे। प्रत्येक समूह को मवेशियों की संख्या के आधार पर पास जारी किया जाएगा, जो उन्हें चारागाहों में घुसने के पहले दिखाना पड़ता था। इस प्रकार इस टैक्स व्यवस्था ने उनका जीवन और दुर्भर कर दिया। अब उन्हें टैक्स भी देना पड़ता, कमाई वही कहता है ना, आमदनी रुपया, आमदनी 58, खर्चा रुपया हो गया। उनकी आमदनी तो 54 भी नहीं थी और खर्चा रुपया था, टैक्स देना पड़ गया। बदलावों का सामना। अब इन्हें जो बदलाव आए उनका क्या क्या सामना करना पड़ा। जानवरों की संख्या कम कर दी, टैक्स लग गया ना। आवाजाही की दिशा में बदलाव, जहां ये आ जा सकते थे वहां इन्हें रोक लग गई, बिना परमिट के नहीं जा सकते। नए चारागाहों की खोज, अब जहां बैन हो गया इनका चारागाह, उसके अलावा अब ये दूसरे स्थानों पे जाने लगे। जमीन खरीदकर बसना एवं कृषि करना, अब वो जमीन खरीद के रहने लगे और वहाँ पे खेती करने लगे। कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे, कह रहे कि अब इसमें देना ज़्यादा है, इससे अच्छा मजदूरी कर लो। कहीं मजदूरी करने लगे, 2 पैसा उनको बचना, क्योंकि गाय भैंस होगी, चाहे कुछ कमाओ चाहे ना कमाओ, उन्हें टैक्स तो देना पड़ता था। कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए, कुछ दुकानदार बन गए, व्यापारी बन गए। अफ्रीका में मसाई लोगों को अधिकतर क्षेत्र का लाभ 60% भाग औपनिवेशिक शासकों ने छीन लिया।
अब उनका मतलब जो क्षेत्रीय भाग था जहाँ तक चरवाही करते थे, वहाँ से 60% मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने। उन्हें यूरोपीय बस्तियों में जाने की मनाही थी। जो यूरोपीय लोग यहाँ रहते थे वहाँ वो जा नहीं सकते थे उन बस्तियों में, जैसे कोई इलाका बैन कर दिया कि यहाँ तुम नहीं आ सकते। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ ना अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह होते थे। अब जब वहाँ ना हरे भरे चारागाह होंगे तो उनके गाय भैंस जो होती थी मर जाया करती थी, तो बेचारे क्या करेंगे फिर, ना वो खाएंगे इस ढंग से, ना दूध देंगी, ना इनकी रोजी रोटी चलेगी। बहुत सारे चारागाहों का शिकारगाह बना दिया गया, और बहुत सारे चारागाहों को क्या है, शिकारगाह बना दिया गया, जैसे कि कीनिया में मसाई मारा और सांबुर नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क। 1885 में मसाई लैंड को एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा द्वारा 2 भागों ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगाइका में बांट दिया गया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार के बाद जर्मन तंगाइका भी ब्रिटिश शासक के अंतर्गत हो गया। अब इसके जो चारागाह थे 2 भागों में बांट दिया गया, एक जर्मनी में और ब्रिटिश वालों को, ठीक है। और ये 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ये हार गए जर्मन वाले। हारने के बाद जो हिस्सा उनका था वो भी इनके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। 1961 में इसे स्वतंत्रता मिली तथा जंजीबार के साथ मिलाकर 1964 में इसे तंजानिया नाम दिया गया। अब इन्हें जब ये जीते तो उसके बाद इन्होंने उसे मिला के तंजानिया नाम दे दिया। मसाई समाज 2 सामाजिक समूह, मसाई समाज क्या है, 2 वर्गों में बटा था। एक ओल्ड लोग थे, एक यंग लोग थे, ठीक है ना, बुजुर्ग लोग थे। बुजुर्ग लोगों का काम क्या था, शासन चलाना, वो सोच समझ के अच्छे ढंग से चला सकते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श, जो उनके समुदाय से जुड़े हुए थे उस पर विचार विमर्श, जैसे कोई मामला आ गया, जैसे पंचायती मामला हो गया तो उस पर सोच विचार करके उसको फैसला देना। आपसी झगड़े सुलझाना, कोई लड़ रहा है तो उसको समझाना कि भाई मत लड़, समझा के बात करना। और जो योद्धा थे, वॉरियर्स, ज़्यादातर नौजवान थे। इसमें कबीले की सुरक्षा तथा युद्ध किया करते थे। दूसरा कबीलों से जानवर छीनकर लाना जो धन समझा जाता था। मतलब दूसरे के कबीले से अगर गाय भैंस या जानवर बकरी उकरी उठा लाए तो वो कहते थे कि ये हमारी, मतलब जैसे कि एक गड्डी नोट जेब में डाल ली तो उनका पैसा बढ़ गया, वो धन समझते थे उसको। गाय भैंस उठा लेना वो धन होता था, पशुधन। अंग्रेजों ने इन हमलों लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। अभी ये उस पर हमला या लड़ाई करने के लिए जो भी होता था तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, मतलब बैन लगा दिया। मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए गए जो कबीलों के मामले के लिए उत्तरदायी थे। अब इनके मुखिया बना दिए गए, सरदार जो कबीलों की जिम्मेदारी लेते थे। तो इससे ये क्या हुआ, सारा मामला ठंडा पड़ गया। अब यह मामला ठंडा पड़ गया। इन प्रतिबंधों के चलते औपनिवेशिक शासन के दौरान मसाइयों के समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आया। वरिष्ठ जनों एवं योद्धाओं के बीच उम्र का अधिकतर परंपरागत फर्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमीर एवं गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया, और चरवाहों में भी अमीर गरीब हो गया, तो इसमें भेदभाव होने लगा। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।